जोहार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग झारखंड सामान्य अध्ययन के बारे में देख रहे हैं और झारखंड सामान्य अध्ययन के जो पहला खंड है वो झारखंड राज्य का इतिहास है और इसका भी जो पहला अध्याय है झारखंड का भौगोलिक स्थिति, नामकरण और निवासी। तो हम लोग स्थिति के बारे में कल देख चुके थे और सुबह का वीडियो अर्थात 21 जनवरी 2021 का आप न्यूज़पेपर देखे होंगे। तो वहाँ पे आपको दिया गया है कि जेपीएससी जल्द ही नोटिफिकेशन निकालने वाला है 249 सीट के लिए। तो अपना तैयारी को थोड़ा सा अब ज़्यादा टाइम दीजिए और जल्द ही आपका नोटिफिकेशन आएगा, तो एग्ज़ाम भी आपको हो सकता है जल्द से जल्द लेने का ये लोग प्रयास करेंगे। हम लोग इतिहास पढ़ने वाले हैं और इतिहास को देखने से पहले थोड़ा सा आपको एक चीज़ मैं बताना यहाँ पे चाहता हूँ। ये देखिए, आपको न्यूज़पेपर दिया गया है और न्यूज़पेपर में आपको दो न्यूज़पेपर यहाँ दिख रहे होंगे, एक प्रभात खबर का है और एक दैनिक भास्कर का है। दोनों ने यूनिसेफ को ही कोट करते हुए ये डाटा दिया है कि भारत में जो आपके साल के पहले दिन बच्चे जन्म लिए, दैनिक भास्कर बोलता है 59,995 बच्चे जन्म लिए, जबकि आपका प्रभात खबर बोलता है 60,000। देखिए, इतना आधुनिक जमाना में हम लोग रह रहे हैं, डिजिटल युग जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें इस तरह का आपको अलग अलग डाटा देखने को मिलता है। तो सोचिए, हम लोग जो इतिहास पढ़ने वाले हैं वो तो आज से 2000-4000 साल पहले के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उसको लेके इतिहासकारों के बीच मतभेद रहा है, अलग अलग स्रोतों के आधार पे उन लोगों ने अलग अलग तथ्य लिखे हैं। तो कहीं कहीं पे मतभेद होता है, बहुत ऐसा बहुत कम ही जगह आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हो सकता है मैं कुछ नाम या कुछ स्पेलिंग जो लिखूं यहाँ पे वो आपकी किताब से ना मिले, आपके पास जो बुक है उससे ना मिले। तो आप लोग उसको कमेंट करके बताइए, मैं बताऊंगा कि वो जो वर्ड लिया हूं मैं किस किताब से लिया हूं। तो इस तरह से हम लोग देखने का प्रयास करते हैं इतिहास को। चलिए हम लोग इतिहास शुरुआत करते हैं और स्थिति के साथ साथ अब नामकरण को भी जानने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले भौगोलिक स्थिति और नामकरण तथा निवासी। तो नामकरण में आपको देखने को मिला होगा, पहले भी मैं बता चुका हूं कि अपना झारखंड आप देखें तो यहाँ प्रकृति का काफी पूजा किया जाता है और पूरे झारखंड का 9.62% है वो वन से आपका वन आच्छादित है। इसमें भी आप वृक्ष देखिएगा, वन को के साथ साथ आप वृक्ष को जोड़ दीजिएगा तो 3.3% है। और इस तरह से आपका यहाँ पे झारखंड में वन और वृक्ष पाए जाते हैं। तो यहाँ पे काफी मात्रा में वन और वृक्ष पाए जाते हैं, इसीलिए इसका शाब्दिक अर्थ आप देखिए, झाड़ या झार, इसका अर्थ होता है वन और खंड मतलब होता है प्रदेश, मतलब वैसा प्रदेश वैसा खंड जिसमें बहुत सारे या बहुत ज्यादा वन प्रदेश के रूप में इसको हम लोग जानते हैं। बहुत अधिक संख्या में यहाँ पे वन मौजूद है, इसीलिए इसका नाम झारखंड संभवतः पड़ा। तो इस तरह से हम लोग झारखंड के बारे में देखते हैं। झारखंड का नाम जो है अलग अलग कालखंड में अलग अलग रहा। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि कौन से कालखंड में झारखंड को किस नाम से उल्लेख किया गया है। साथ ही साथ झारखंड के साथ साथ झारखंड के कई जिलों को भी अलग अलग नाम से उल्लेख किया गया, जैसे रांची के बारे में हम लोग देखेंगे, संथाल परगना के बारे में देखेंगे, सिंहभूम के बारे में देखेंगे, पलामू के बारे में देखेंगे। तो झारखंड राज्य का भी हम लोग अलग अलग काल में नामकरण देखेंगे और झारखंड के जो कई जिले हैं उसका भी उल्लेख हुआ है तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो इसको हम लोग तीन क्रम में बांट के पढ़ते हैं और देखते हैं कि तीन में पहला जो क्रम है वो प्राचीन साहित्य है, संस्कृत साहित्य, उसमें देखेंगे झारखंड का किस तरह से उल्लेख किया गया है, कौन कौन से नाम का उल्लेख किया गया है। दूसरा, यहाँ कई विदेशी यात्री आते हैं तो उनके यात्रा वृत्तांत में भी झारखंड का उल्लेख हुआ है, तो हम उनमें देखेंगे। और तीसरा देखेंगे मध्यकाल के दौरान जो फारसी इतिहासकार जो थे या इसके अलावा भी मध्यकाल में जो इतिहास लिखा गया तो उन ग्रंथों में झारखंड को किस तरह से उल्लेख किया गया है वो चीज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। अब क्या सल्तनत काल, मुगल काल, साथ ही साथ आधुनिक काल में भी देखेंगे कि झारखंड को किस नाम से पुकारा जाता था। तो चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। एक चीज और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जैसे आप इस वीडियो का थंबनेल या इससे पिछले वाले वीडियो का भी थंबनेल देखे होंगे, तो मैंने यहाँ पे झारखंड सामान्य अध्ययन लिखा है। आपको यहाँ झारखंड सामान्य अध्ययन का अर्थ है कि आपको यहाँ समान ज्ञान नहीं बताया जाएगा, यानी केवल तथ्यों को नहीं बताया जाएगा, तथ्यों के साथ साथ उसका विश्लेषण भी किया जाएगा और अधिक से अधिक प्रयास किया जाएगा कि विश्लेषणात्मक तरीके से आपको बताया जाए। क्योंकि आप जिस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं वो विश्लेषण परक है, क्योंकि मेंस में आप दीजिएगा तो आपको लिखना होगा और जब तक आप किसी चीज को विश्लेषणात्मक तरीके से नहीं बता पाइएगा तब तक आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाइएगा। इसीलिए इसे 2020 मैथ्स नहीं समझिए, यहाँ फैक्ट केवल नहीं उड़ेला जाएगा, यहाँ आपको क्रमवार तरीके से विश्लेषणात्मक तरीके से कोई भी चीज को बताया जाएगा ताकि आप उसको मेंस के दौरान भी जहां पे अगर जरूरत पड़े तो वहां पे आप लिख सकते हैं। तो इसीलिए हो सकता है ये वीडियो थोड़ा बहुत लंबा भी चला जाए, तो आप लोग इसको पूरा देखिए जरूर, आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है वो लाभदायक होगा, काफी नया कुछ जानने को आपको मिल सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, सबसे प्राचीन संस्कृत साहित्य से शुरुआत करते हैं और इसमें देखते हैं वेद के बारे में।
तो सबसे प्राचीन हम लोग का साहित्य तो वेद ही है। तो यहाँ पे वेद को हम लोग ऋग्वेद और उसके बाद जो उत्तर वैदिक काल में लिखा गया सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, आप इन चारों बीजगोत्तम में जो दिया गया है इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है कि इन चारों वेद में झारखंड का किसी तरह का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन बीजगोत्तम कहते हैं कि ऋग्वेद काल में, ऋग्वेद पुस्तक में नहीं, ऋग्वेद काल में झारखंड को किकिट प्रदेश के अंतर्गत रखा जा सकता है। किकिट प्रदेश के अंतर्गत झारखंड आता था। जैसे कि हम कह सकते हैं कि भारत के अंतर्गत कौन आता है, झारखंड आता है। मतलब भारत एक बड़ा इलाका है, बड़ा देश है, उसके अंतर्गत आपका झारखंड आ रहा है। उसी प्रकार किकिट एक बड़ा क्षेत्र था, उसके अंतर्गत झारखंड का कुछ हिस्सा आता था उस काल में। और ये जो है इस नाम का उल्लेख नहीं किया गया है ऋग्वेद में। तो इस तरह से हम ये चीज देखने का है। तो प्रथम साहित्य ऐसा कौन था जिसमें उल्लेख किया गया है, तो आपका देखिए प्रत्येक वेद का ब्राह्मण लिखा गया है। ब्राह्मण कहने का मतलब ये कर्मकांड, और ये परवर्ती काल के वैदिक साहित्य कहलाते हैं, यानी बाद में ये लिखे गए हैं। तो इस तरह से एतेर ब्राह्मण जो कि ऋग्वेद का ब्राह्मण है, उसमें आप देखिएगा तो इसका नाम जो है झारखंड का नाम वो पुंड का नाम से इसका उल्लेख हुआ है। तो अगर आपको सवाल पूछे कि प्रथम साहित्यिक उल्लेख झारखंड का कहाँ हुआ है, तो ये आपका एतेर ब्राह्मण है, जो कि किसका ब्राह्मण है, ऋग्वेद का। तो इस तरह से आपको याद करना है। और आगे हम लोग देखते हैं कि उसके आगे अब देखिए ब्राह्मण जो वैदिक काल है उसी के बाद आप अगर देखिएगा तो जैन और बौद्ध ग्रंथ धर्म का भी उल्लेख आपको आता है। लेकिन इन ग्रंथों में बहुत ज्यादा जैन या झारखंड का कोई उल्लेख नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग जानते हैं जो है यहाँ गिरिडीह में आए थे, और उनसे जो पारसनाथ पर्वत है आपका संलेखना वेदी के द्वारा वो अपना यहाँ पे प्राण भी त्यागे थे। तो इस तरह से, लेकिन जैन साहित्य में किसी तरह का उस तरह का नाम झारखंड का नहीं मिलता है। उससे आगे हम जाते हैं तो महाभारत देखते हैं। अब महाभारत जो है वो 18 पर्व यहाँ पे हैं। ये वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है, और इसमें 18 पर्व अर्थात 18 अध्याय हैं, और उसके फिर आपके और भी सब टॉपिक या उप पर्व के तौर पे इसको हम लोग जान सकते हैं। वो चीज आपको देखने को मिलेगा, वेद व्यास का ये लिखा हुआ है। अब इसमें आप देखिएगा तो इसका एक पर्व है जिसका नाम है सभा पर्व, सभा पर्व, और इसका उप पर्व के अंतर्गत आता है दिग्विजय पर्व। मतलब 18 पर्व में दूसरा पर्व जो है वो सभा पर्व है, और उस पर्व के उप पर्व के तौर पे आता है दिग्विजय पर्व, और वहां पे इसको पुंडरिक देश के नाम से या पशु भूमि के नाम से जाना गया है। अब देखिए यहाँ पे जो शुरुआत में हम बताए थे कि अलग अलग पेपर में अलग अलग डाटा देखने को मिलता है, तो देखिए यहाँ पे आपका बीजगोत्तम में लिखा हुआ है पुंडरिक देश। तो आपको यहाँ पे अगर आप बीपी केसरी का किताब देखिएगा तो यहाँ पे कहा गया है या लिखा गया है, 2-3 नाम का वो उल्लेख करते हैं, बताते हैं कि महाभारत में इनका उल्लेख हुआ है। सबसे पहले वो बताते हैं पुंड्र देश के नाम से इसको जाना जाता था। दूसरा अगर देखिए तो पौंड्रक के नाम से जानते थे, फिर यहाँ पे पौंड्र के नाम से जानते थे, फिर अगर देखिए तो पौंड्रक के नाम से जानते थे, और लास्ट एक और नाम दिया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं पौंड्रिक। तो ये सब लगभग नाम जो है वो मिलता जुलता नाम है पुंडरिक देश से। तो हम लोग ऑप्शन जो देगा उससे एक ही ऑप्शन इस तरह का देगा, ये चारों ऑप्शन आपको नहीं देगा। तो आपको कोई एक बेस्ट ऑप्शन जो होगा उसको चूज करके उसको आंसर देना है। तो इस तरह से इसका रीजन ये दिया गया है कि अगर आप देखें कि महाभारत जो है ये बना कब, तो हम लोग देखते हैं कि इसका जो संकलन है आपका तीसरी चौथी ईसा पूर्व से लेके तीसरा चौथा ईस्वी तक, यानी कि लगभग 700-800 साल के बीच इसका पूरा जो अंतिम रूप है वो आता है। और इस क्रम में महाभारत में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि यहाँ पे महाभारत में जो कौरव थे उसकी ओर से आपके यहाँ के असुर और मुंडा जनजाति भी लड़े थे। तो इस तरह से महाभारत में झारखंड राज्य का उल्लेख देखने को मिलता है। अब हम लोग देखते हैं कि महाभारत के बाद और ऐसा कौन सा साहित्य है जिसमें यहाँ के झारखंड के बारे में उल्लेख मिलता है। तो महाभारत के बाद आप आ जाइए तो कौटिल्य का जो उल्लेख है, यानी कि आपका मौर्य काल में भी यहाँ पे झारखंड का उल्लेख मिलता है। मौर्य काल का जो उल्लेख है कौटिल्य का अर्थशास्त्र में, उसमें झारखंड को कुकुर देश या कुकुट देश के नाम से जानता है। और ये आपका बीजगोत्तम में लिखा है, मैं अपने से यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे इसको जाना जाता है। यहाँ पे कौटिल्य लिखते हैं कि कुकुट देश में या कुकुर देश जो है उसमें आपका एक नदी है जिसका नाम था आपका इंद्र नामक नदी, इंद्र नामक नदी। और ये संभवतः अभी का जो है शंख नदी है वो होगा, ऐसा किताब में लिखा जाता है, कहा जाता है इसमें हीरा मिलता था। तो इस तरह से कौटिल्य जो है यहाँ पे झारखंड का कुकुर देश या कुकुट देश के तौर पे यहाँ पे उल्लेख करते हैं। चंद्रगुप्त जो मौर्य थे उनके ये गुरु थे, ये सब आप तो ये जानते ही होंगे। चलिए आगे देखते हैं। जब अर्थशास्त्र आ जाता है इसके बाद अगर आप देखिए पुराण,
तो पुराण जो है ये जो है आपका, इसमें भी 18 पुराण है और 18 पुराण में जो इसका संकलन करता है, मतलब अलग अलग कोई इसको लिखे होंगे लेकिन इसका जो संकलन करता है उसको लिखा जाता है किताब में या दिया जाता है। लोमहर्ष ऋषि के द्वारा ये किया गया था और उसके पुत्र जो है उग्रश्रवा के द्वारा इनको संकलन किया गया था। लगभग तीसरा से चौथा शताब्दी के आसपास ही इसको संकलन किया गया था। इसमें भी 18 पुराण है, जिसमें जो सबसे पुराना पुराण है वो मत्स्य पुराण के तौर पे इसको हम लोग जानते हैं। और मत्स्य पुराण से हमको सातवाहन के, ये जितने भी पुराण है उसमें कई पुराणों में हमको वंशावली मिलता है, जिससे हम लोग को इतिहास लिखने में काफी सहायता होता है। तो इसी क्रम में झारखंड का भी उल्लेख कई पुराणों में हुआ है, जिसमें वायु पुराण है। देखिए मत्स्य पुराण में आपको सातवाहन के बारे में भी जानकारी मिलेगा, वायु पुराण देखिए तो आपको गुप्त काल के बारे में यहाँ पे जानकारी देखने को मिलेगा। और झारखंड में इसका जो उल्लेख हुआ है झारखंड के नाम का, वो मुरुंड देश के नाम से या मुरुंड के नाम से यहाँ पे हम लोग इसको जानते हैं। तो आपको पूछा जाएगा कि वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से जानते थे, तो वहां पे मुरुंड है। इसी प्रकार से आपको विष्णु पुराण यहाँ पे आप देखिए तो विष्णु पुराण जो है यहाँ पे आपको मुंड के नाम से यहाँ पे उसको हम लोग जानते हैं। और साथ ही साथ आपका समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति है, उसमें हम लोग इसको मुरुंड देश के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा यहाँ पे अंतर है, यहाँ पे मुरंड है, यहाँ पे मुंड है, और भागवत पुराण में आपका किकिट प्रदेश है, और समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड देश है। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में हम लोग इतिहास में देखेंगे कि प्रयाग प्रशस्ति जो था वो इलाहाबाद में लाया हुआ अकबर के द्वारा, ये जो स्तंभ था ये बाद में अकबर ले आता है इसको। जो प्रयाग प्रशस्ति थे, प्रयाग जिसको अभी इलाहाबाद, जिसको हम लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं, ये जो स्तंभ लेख है जिसमें 6 स्तंभ लेख उनके मौजूद थे, और 6 स्तंभ लेख में एक जो स्तंभ लेख था वो कौशाम्बी में था। उसको उखाड़ के अकबर जो है इलाहाबाद में ले आता है। अकबर जो है इलाहाबाद, जिसको हम लोग अभी प्रयागराज के तौर पे जानते हैं, और इसी कौशाम्बी के इसी अभिलेख में समुद्रगुप्त ने अपना एक प्रशस्ति यानी कि प्रशंसा पत्र जो हरिसेन के द्वारा लिखा गया, वहां पे लिखा गया, और वहां पे भी मुरुंड देश का उल्लेख किया गया है। इस प्रशस्ति में या इस स्तंभ लेख में आप देखिएगा तो कई लोगों का यहाँ पे लेख है। सबसे पहले तो आपको अशोक का देखने को मिलेगा, उसके बाद उसकी रानी कारुवकी जो है, और कहा जाता है कि अशोक का सिर्फ यही एक पत्नी है जिसका नाम आपका स्तंभ लेख में या लेखों में हुआ, बाकी उनके किसी पत्नी का कोई उल्लेख नहीं हुआ। तो कारुवकी का, इसीलिए इसको रानी का लेख के तौर पे भी हम लोग इसको जानते हैं। अब समय बीतता गया, समय बीतते बीतते यहाँ पे गुप्त काल का जो स्कंद गुप्त था वो भी इसमें अपना प्रशस्ति पत्र हरिसेन के द्वारा वहां पे लिखवाता है कि कितना विजय किया, सारा इतिहास हम लोग इसके बारे में जानते हैं। उसके बाद इसको अकबर जो है उखाड़ के, कौशाम्बी से उखाड़ के यहाँ पे इलाहाबाद में ले आता है प्रयागराज में। और उसके बाद यहाँ पे वही जहांगीर जिसके बारे में हम लोग दुर्जन साल के बारे में देखे थे कि पकड़ के ले गया था, ग्वालियर किला में बंद कर दिया, वो भी अपना यहाँ पे एक लेख लिखाता है। तो इस तरह से प्रयाग प्रशस्ति में कई राजाओं का यहाँ लेख आपको देखने को मिल सकता है। तो उसमें जो है झारखंड का उल्लेख जो हुआ है, या झारखंड का नाम का जो उल्लेख हुआ है, वो मुरंड देश के तौर पे हम लोग इसको जानते हैं। तो समुद्रगुप्त जो है जब दक्षिण भारत का विजय अभियान के लिए जा रहा था तो यहाँ के लोग उसको काफी परेशान किए थे, इसीलिए इसको है ना विजय भी कर लिया था, और इस तरह से उसका नाम आता है मुरुंड देश। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे आपका है, अब देखिए जो साहित्य था उसमें मेन हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं जो भी यहाँ पे विदेशी यात्री आते हैं उन लोगों ने झारखंड को किस नाम से पुकारा है, या उनके जो यात्रा वृत्तांत है उनमें क्या क्या नाम का उल्लेख हुआ है झारखंड को लेके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टॉलमी। ये जो टॉलमी है ये द जियोग्राफी करके एक पुस्तक भी लिखे हैं, ज्योग्राफी में इनका काफी योगदान है। तो इस तरह से ये जो है आपका मुंडल के नाम से झारखंड को पुकारते हैं। तो इस तरह से हम लोग टॉलमी को देखेंगे कि मुंडल के नाम से झारखंड को ये बताया। उसके बाद अगला जो देखेंगे विदेशी यात्री जो फाहियान है, ये आए थे आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में। वही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो अपनी बेटी के साथ प्रभावती गुप्ता, जिनका नाम था, वाकाटक में उनका साम्राज्य था प्रभावती गुप्ता का, दोनों जो है यानी कि अपना पुत्री के साथ मिलके इन्होंने शकों को पूरी तरह से यहाँ पे खदेड़ दिया था, और इसीलिए वो विक्रमादित्य के नाम से भी पुकारे जाते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आए थे फाहियान, और ये फाहियान का एक बहुत ही आपका बहुत अच्छा एक उल्लेख देखने को इनका मिलता है कि गुप्त काल में यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, विक्रमादित्य काल में यहाँ मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था, ऐसा इन्होंने उल्लेख यहाँ पे
किया है फाहियान ने। तो इस तरह से इतिहास में आप लोगों को बहुत सारा चीज ये सब चीज आपको देखने को मिलेगा। तो आपको बस याद रखना है फाहियान जो है भारत को झारखंड को किस नाम से पुकारता है, तो कुकुट लाड के नाम से ये यहाँ पे पुकारता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं फाहियान। अब हम लोग अगला चीनी यात्री देखते हैं जिनका नाम है ह्वेनसांग। और ह्वेनसांग आप लोगों को पता होगा ये हर्षवर्धन के काल में आते हैं और लगभग 15 से 16 साल यहाँ पे रहते हैं। इसके बारे में भी कहा जाता है कि ह्वेनसांग जो है सबसे पहले कामरूप, जिसको हम लोग असम के तौर पे जानते हैं, तो कामरूप में ये भास्कर वर्मन के दरबार में आए थे। जब हर्षवर्धन को पता चला कि उसके दरबार में ह्वेनसांग है तो उनका बहुत ख्याति उस समय प्राप्त कर चुके थे। तब हर्षवर्धन जो है उसको संदेश भेजते हैं भास्कर वर्मन को कि तुम जो है ह्वेनसांग को हमारे दरबार में भेज दो। लेकिन जो भास्कर वर्मन है वो बोलता है पहले मेरा सिर काटना होगा तभी जाके ह्वेनसांग को यहाँ पे जाएंगे। तो हर्षवर्धन बोलता है तब सिर ही काट के भेज दो, है ना। तब उससे डर जाता है और उससे संधि करके ह्वेनसांग को यहाँ पे हर्षवर्धन के दरबार में उसको भेजा जाता है। और इस तरह से हर्षवर्धन जो है ह्वेनसांग के साथ आते हैं। हर्षवर्धन के बारे में यहाँ पे हम लोग प्राचीन भारत में देखेंगे कि कैसे वो अपना हुन को पराजित करते हैं, साथ ही साथ मखौरी वंश के साथ उनका संबंध होता है, शशांक के साथ कैसे युद्ध होता है, और उत्तर गुप्त काल में कैसे वो एक सबसे साम्राज्यवादी राजा के तौर पे उभरते हैं और पूरा उत्तर भारत केवल वो पुलकेशिन द्वितीय के साथ हारते हैं और बाकी उत्तर भारत का साम्राज्य अपने अधीन कर लेते हैं। तो ह्वेनसांग जो है अपना पुस्तक में आपका उल्लेख करते हैं झारखंड का कीलो नासू फालाना या कर्ण सुवन, ऐसा नाम आपको ऑप्शन में एक मिलेगा। बस याद रखिएगा चाइनीज व्यक्ति था, चाइनीज जैसा नाम लेके देके चला गया। ये रांची का भी नाम देगा, उसमें भी हम लोग देखेंगे। तो ह्वेनसांग जो है कीलो नासू फालाना या कर्ण सुवन के तौर पे झारखंड को उल्लेख किया है। तो इस तरह से हम लोग ह्वेनसांग के बारे में जानते हैं। अगला अब हम लोग देखते हैं मध्यकालीन फारसी इतिहास का। तो इसमें भी अलग अलग काल में अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग नाम पुकारा गया है। इसी काल में सबसे पहली बार आपको 13वीं शताब्दी का ताम्रपत्र है, वहां पे झारखंड स्पष्ट झारखंड को झारखंड नाम से ही पुकारा गया है। तो इस तरह से अगर आपको पूछा जाए कौन सा ऐसा सदी है या किस सदी में झारखंड को झारखंड नाम से ही उल्लेख किया गया है, तो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड को इसी झारखंड शब्द के साथ उल्लेख किया गया है। और भी यहाँ पे दिया गया है जैसे पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में इसको कलिंग देश, क्योंकि आप देखिएगा झारखंड के जस्ट बगल में आपका उड़ीसा है और उड़ीसा को हम लोग कलिंग के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से कलिंग देश के अंतर्गत इसको रखा जाता था। तो कलिंग देश भी इसको हम लोग पुकारते हैं। ये मध्यकालीन जो संस्कृत साहित्य है उसमें इसको पुकारा गया है या उल्लेख किया गया है। तारीख फिरोज शाही में भी झारखंड का उल्लेख है। तारीख बंगला में भी झारखंड वर्ड का ही उल्लेख किया गया है। सियार उल मुतखरीन करके एक पुस्तक है, उसमें भी झारखंड का उल्लेख आपको देखने को मिलता है कि झारखंड का झारखंड शब्द के में ही उल्लेख हुआ। अब हम देखते हैं संत कबीर का एक दोहा, उसमें आपको झारखंड जो वर्ड है वो आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कब से छोड़ी मथुरा नगरी, कब से छोड़ी काशी, झारखंड में आए विराजे वृंदावन के वासी। तो देखिए इनका एक कविता है जिसमें झारखंड का उल्लेख हुआ है। तो आपको पूछा जाएगा कि कौन से ऐसे कवि हैं जिसका कविता में झारखंड का उल्लेख हुआ है, तो कबीर दास है। एक और फेमस है जो आपको देखने को मिलेंगे पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जैसी, यही पद्मावती जो अलाउद्दीन खिलजी और यहाँ पे आपको देखने को मिला है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग इसके कविता में भी देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है दक्षिण दहीने रहे तिलंगा, उत्तर माझ हुए करह कटंगा, माझ रतनपुर सोए द्वारा, झारखंड बे भय पहरा। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे भी झारखंड का उल्लेख हुआ है। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मुगल काल में। अब मुगल काल में आप देखिएगा तो इसको खुखरा या कुकरा के नाम से जाना जाता है। अकबरनामा देखिए, चाहे आईने अकबरी जो कि अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था, कुकरा खंकरा, या थोड़ा तुजू के जहांगीरी जो कि जहांगीर का लिखा हुआ आत्मकथा है, उसमें खोखरा के नाम से यहाँ पे उल्लेख होता है झारखंड का। अब यहाँ पे देखिए इसका नाम खुखरा क्यों पड़ा, तो आप अगर लोहरदगा और रांची के आसपास के होंगे तो लोहरदगा रोड में एक खुखरा है। 1585 ईस्वी में आपका नागवंश का जो राजधानी था वो खुखरा ही था। और इसी खुखरा में आपके शहबाज खान तुर्बती, शहबाज खान तुर्बती कुछ ऐसा ही नाम है, ये जो है यहाँ पे आक्रमण करते हैं और नागवंश का पूरा राजधानी को ध्वस्त कर देते हैं। और इस तरह से इस समय का जो भी समकालीन आपका जो भी साहित्य है उसमें खुखरा कुकरा इस तरह का वर्ड का यहाँ पे यूज कर आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम लोग ये सारा चीज देखते हैं कि मध्यकाल में आपको अकबरनामा में कुकरा, आईने अकबरी में खंकरा और तुजू के जहांगीरी में खोखरा के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। अब हम लोग देखते हैं मराठा।
तो आप मध्यकालीन आते आते जब औरंगजेब का डिक्लाइन हो जाता है तो जो मराठा हैं वो उद्भव करने लग जाते हैं और अपना साम्राज्य विस्तार के क्रम में वो झारखंड भी पहुंचते हैं। तो यहाँ पे चूंकि मराठा जो थे वो भारतीय संस्कृति के काफी प्रबल पक्षधर थे, इसीलिए वो जो है ये सब नाम का किसी तरह का कोई उल्लेख करना नहीं चाहते हैं। इसीलिए चूंकि आप अगर देखिएगा कि यहाँ पे नाग वंश का शासन था, पुंडरिक नाग का यहाँ पे शासन था, इसीलिए इसको नागपुर के तौर पे भी प्राचीन काल में हम लोग देखेंगे कि जाना जाएगा। ये अभी आगे रांची के बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे कि उसका क्या नाम था तो उसमें देखेंगे, तो नागपुर के नाम से जाना जाता था। लेकिन एक नागपुर महाराष्ट्र में भी है और इसीलिए मराठा लोग इसको छोटा नागपुर के नाम से उल्लेख करते थे, क्योंकि दोनों नागपुर अगर कहेंगे तो कंफ्यूजन होगा, इसीलिए वो समझिए कि वो बड़ा नागपुर था और इसी के क्रम में इसको ये लोग छोटा नागपुर का नाम से उल्लेख करते हैं। तो नागपुर प्राचीन नाम था और ये लोग चूंकि प्राचीन भारतीय संस्कृति के पक्षधर थे, इसीलिए ये सब नाम का उल्लेख ना करके इन लोगों ने छोटा नागपुर का नाम को ज्यादा प्रयोग किया। तो इस तरह से हम लोग मराठा तक देख लेते हैं। अब हम लोग आते हैं और देखते हैं कि रांची का अलग अलग समय में अलग अलग क्या क्या नाम रहा। तो रांची का ये आप देखिएगा बीपी केसरी की किताब में, तो वहां पे भी लिखा हुआ है कि कर्कखंड के नाम से इसको जाना जाता था, या कहीं कहीं पे बीपी केसरी में ही लिखा हुआ है कि अर्कखंड के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। ये महाभारत का प्राचीन काल में अर्थात महाभारत काल में, महाभारत काल में, तो महाभारत काल में रांची को कर्कखंड अर्कखंड के नाम से जाना जाता था। और देखिए अभी जो हम बताएं कि चूंकि ये नागों का भूमि था इसीलिए इसको नागपुर के नाम से जाना गया। और मध्यकाल में जब आपके यहाँ मराठा आते हैं तो दो नागपुर हो जाता है, एक महाराष्ट्र में और एक रांची में। तो इस तरह से ये क्षेत्र को वो लोग छोटा नागपुर के तौर पे उल्लेख करते हैं और ये छोटा नागपुर के नाम से भी फेमस हो जाता है। और इस तरह से कालांतर में धीरे धीरे इसका नाम कुकरा हो गया, जो कि मध्यकाल आते आते जैसे कि अभी हम लोग देखें कि मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार इसको चूंकि खुखरा में एक बार आक्रमण किए थे, तो आईने अकबरी जो है अबुल फजल जो है अपने साहित्य में एक बार उल्लेख कर दिए कि हाँ खोखरा में ये लोग आक्रमण किया था। तो उसी से मिलता जुलता नाम आपका कोकरा, खंकरा, खोखरा या कुकरा देश के नाम से यहाँ पे इसको उल्लेख किया गया है। अब समय आता है अंग्रेजों का। मराठा तो आप छोटा नागपुर नाम दे दिए, अब समय आता है अंग्रेजों का। तो यहाँ पे रांची में अगर आप देखिएगा तो इसको ये लोग जो है मराठा का दिया नाम का ही प्रयोग करते हैं, नागपुर और छोटा नागपुर का ही नाम ज्यादा प्रचलन में रहता है, क्योंकि मुगल काल का डिक्लाइन हो गया था, मराठा का यहाँ पे अति था, उसके यहाँ पे साम्राज्य विस्तार हो चुका था। तो इसीलिए इन लोगों के जो द्वारा जो नाम प्रयोग किया जा रहा था उसी का नाम अंग्रेजों ने यहाँ पे दिया। उसके बाद अगर आप देखिएगा तो 1831-32 के आसपास में यहाँ पे कोल विद्रोह होता है और कोल विद्रोह के बाद यहाँ पे साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी यहाँ पे स्थापित किया जाता है रांची में। और इस तरह से इसका मुख्यालय जो था उसमें विल्किंसन गंज जो है या विल्किंसन करके एक यहाँ पे उसके कैप्टन थे जिनका नाम था विल्किंसन, और इसीलिए इसका नाम पड़ गया विल्किंसन गंज। और ये जो था धीरे धीरे इसको किशुनपुर के नाम से भी जाना, क्योंकि विल्किंसन जो थे वो कोलों के लिए काफी काम किए थे, इसीलिए उसको किशुनदा के नाम से भी पुकारते थे और इसीलिए यहाँ का नाम आपका किशनपुर के नाम से भी जाना जाता है। और धीरे धीरे इसका नाम बदल के आपका रांची हो गया। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि रांची जो है इसका नाम का उल्लेख होता है। रांची के बाद अब अगला जिला देखते हैं जो पलामू के अंतर्गत है। और पलामू को अलग अलग काल में अलग अलग नामों से जाना गया, बोला जाता है। मध्यकाल में इसको पालाउन, फिर पालून, और ये बदलते बदलते पलाउन से करते करते इसका नाम पलामू अभी हो जाता है। तो इस तरह से हम पलामू का नाम देखते हैं। उसी प्रकार अगर आप सिंहभूम एरिया देख लीजिए, ये वाला एरिया, तो चूंकि मुंडा लोग सिंह बोगा का पूजा करते थे, सूर्य देवता का ये लोग पूजा करते थे, तो कहा जाता है इसी से इसका नाम जो है वो सिंहभूम पड़ा। तो इस तरह से हम लोग सिंहभूम का नामकरण देखते हैं। उसके बाद अंतिम में अब हम लोग देखते हैं संथाल परगना का नाम। और संथाल परगना जैसे कि हम लोग देखे थे पूरे जो झारखंड है उसको हम लोग 5 प्रमंडल में बांटे थे, जिसमें से आपका एक संथाल परगना भी था। तो कहा जाता है संथाल परगना को प्राचीन काल में नरी खंड के नाम से जानते थे, बाद में इसे कांकजोल के नाम से भी पुकारा जाने लगा। वेनसाक जब झारखंड में आया तो वो कीलो नासू फालाना के तौर पे इसको जानते हैं, उल्लेख किए। और उसी तरह राजमहल का जो पहाड़ी आप देखिएगा, यहाँ राजमहल का पहाड़ी देखने को मिलेगा, उनको उस जगह का जो इलाका है उसको वो जो है अपने किताब में की चिंग काई लो के नाम से उल्लेख करते हैं। तो इस तरह से वेनसांग जो है आपका संथाल परगना को की चिंग काई लो के नाम से पुकारते हैं। राजमहल मध्यकालीन नाम लिया हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पे इसको दामीन एक को आपका आधुनिक काल में कहा जाता है, जिसका मतलब होता है
पहाड़ी अंचल। इसका कारण ये था कि यहाँ पे आपके संथाल लोग आए थे। संथाल लोग जो थे वो आधुनिक काल में यहाँ पे आते हैं और वो लोग कृषक समाज के थे और यहाँ पहले से पहाड़िया जनजाति लोग यहाँ पे राजमहल के पहाड़ी में निवास करते थे। अब अंग्रेजों को यहाँ पे कृषि करवाना था, कृषि कार्य करने से उसको फायदा होता था, उससे टैक्स भी निकलता और वो व्यापार भी कर सकते थे। इसीलिए संथालों को कहा गया कि कम से कम जो भी भूमि है उसमें से आप 10वां हिस्सा उसका जोतिए और 10वां हिस्सा को जोतने के बाद 10 साल तक आप वहां पे क्या कीजिए, खेती कीजिए और उसमें आपको किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन बाद में इसका टैक्स को बढ़ा दिया जाता है और इस तरह से संथाल विद्रोह भी हम लोगों को देखने को मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पे बोला गया और जो पहाड़ी के नीचे ये लोग इस तरह से पेड़ को काटे और अपना कृषि कार्य शुरुआत कीजिए, इसीलिए कहा गया पहाड़ी अंचल, जिसका अर्थ दामिने को का ये अर्थ निकलता है। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग काल में अलग अलग साहित्य में हम लोग देखें कि झारखंड का अलग अलग उल्लेख हुआ है अलग अलग नामों से, साथ ही साथ अलग अलग जिलों का भी अलग अलग नामों से उल्लेख हुआ है। अब हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें इससे संबंधित जो प्रश्न आ चुके हैं और जो संभावित प्रश्न हैं बन सकते हैं उसका हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि आप लोगों को बताया गया है कि प्रत्येक अध्याय के बाद आपको प्रश्न को भी करवाया जाएगा। तो ये वीडियो को अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चीज़ के बारे में जान सके। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।